हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, एकदम न्यू पैटर्न में। यहाँ पर देख सकते हैं 2021 मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको जो है इस बिहार बोर्ड के साइट पर भी मिल जाएगा या आपके पास भी होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूर्णांक आपको दिया गया है कि 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कैसे कैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं कि 70 प्रश्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर टाइप जो है आपका 20 होगा और 6 जो होगा आपका 6 प्रश्न जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं ना तो 70 प्रश्न है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें आपको जो है 100 प्रश्न बन जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें होगा उसके इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यानी इस वीडियो में इस मॉडल सेट का कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जो है बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सेक्शन ए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसका इंस्ट्रक्शंस भी आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा, समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको चालक बोला जा रहा है, चालक, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको कुचालक बोलेगा ना, चालक बोलेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कुचालक बोलेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उस सिचुएशन में आप जो है यहाँ पर कुचालक बोलेगा ना, कुचालक याद कर ले आप, कुचालक, या इस पर कोई एक चादर आपको डाल दिया जाएगा, पतली चादर, तो उस प्रकार में भी आपको जो है वहाँ पर चादर और कुचालक के लिए आप याद रखेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि केसी सिन्हा के बुक में भी यही दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही है, तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है -dV/dr। देखिए अब यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पर तो आपका 2 क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन बन गया आपका कुचालक के लिए, चादर के लिए, ठीक है, और एक आपका प्रश्न था। और दूसरा नंबर प्रश्न में आप देख लीजिए कि इसमें भी आपका 2-3 क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पर आपसे पहले तो पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच जो है कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है ना। तो रिलेशन के लिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया -dV/dr, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक फार्मूला पूछ दिया जाएगा, आपसे बोलेगा कि विभव प्रवणता का जो है फार्मूला क्या होता है, तो -dV/dr हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आपका एक ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं बेसिकली इसको। तो विभव प्रवणता के लिए भी आपका जो है ऑप्शन ए पर आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पर भी आपका 2 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा नंबर प्रश्न, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक का विद्युतीय धारिता होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता जो होती है वो क्या होती है। तो अब इसका मैं बता देता हूँ कि पहली बात आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। C यानी आपका कैपेसिटी जो होता है उसका फार्मूला C बराबर क्या होता है, बेसिकली फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इसका ये फार्मूला होता है। यहाँ पर R जो है रेडियस होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो C बराबर आपका क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये जो है C बराबर इसका जो है बेसिकली फार्मूला हो गया। अब देखिए कि आप क्या पढ़े होंगे कि 1 में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो उसका जो उसके बराबर जो होता है 9 × 10 के पावर 9 हो जाता है, 9 × 10 के पावर 9 हो जाता है। ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 1 में 9 × 10 के पावर -9 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए यानी जो है हम इसके स्थान पर जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके स्थान पर 1 में 9 × 10 का पावर
-9 लिख देंगे। और आपको यहाँ पर आर को बेसिकली क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है 9 किलोमीटर आपको दिया गया है, 9 किलोमीटर यानी 9 से यहाँ पर मल्टीपल करेंगे और 10 का पावर 3 यहाँ पर जो है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए 9 से यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से यहाँ पर आपका जो है 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 10 का पावर यहाँ पर 3 है तो इससे आपका 10 के पावर -9 कैंसिल होगा। तो 10 का पावर क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। और 10 के पावर -6 यानी 1 माइक्रोफैराड के बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोफैराड के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है सी बराबर आपको याद रहना चाहिए 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ पर इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। तो ये भी आपको याद हो गया ना। इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता होता है, समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इससे जुड़ा जो भी फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर देखिए कि पहली बात सी बराबर आपका फॉर्मूला यहाँ पर जो होता है क्या होता है, समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर धारिता जो है यानी सी इसको कैपेसिटी कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन, ठीक है, अपॉन डी, इसका बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर इसके बीच में अगर कोई मीडियम को अगर उसमें रख दिया जाए ना, कोई माध्यम यानी मीडियम को रख देते हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी, यानी आपका जो है 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच जो है निम्नलिखित में कौन संबंध जो है सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है V जो है यानी बड़ा होता है आपका G से, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए 5 का जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 6वां नंबर प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है निम्नलिखित में आपको ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। तो हीट स्टोन ब्रिज से मिलता जुलता कौन है, तो हीट स्टोन ब्रिज से मिलता हुआ ब्रिज से ब्रिज आपका मीटर ब्रिज है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, यानी 6 का ऑप्शन ए जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब देखिए कि हीट स्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, कि हीट स्टोन ब्रिज का काम है क्या, प्रतिरोध को मेजरमेंट करना यानी रेसिस्टेंस को, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है एक और आपका हो गया कि हीट स्टोन ब्रिज का कार्य क्या है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध को क्या है, मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, डिपेंड करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है किस पर बेसिकली डिपेंड करता है, तो वो करता है इसके प्रकृति पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब में ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि से जो है सुरक्षित रहती है। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश। सुरक्षित क्या रहती है, आवेश यानी चार्ज। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो वो होती है त्वरित, ठीक है, त्वरित होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति। तो P बराबर पहली बात आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है ना। P बराबर VI इसका जो है बेसिकली फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर अब मैं बता दूँ कि V बराबर आपने क्या पढ़ा है, V बराबर IR आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस V के स्थान पर जो है पुट कर सकते हैं। तो परिपथ विद्युत परिपथ की शक्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो P बराबर आपका V इंटू I होता है बेसिकली फॉर्मूला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें हमारा जो I आया है ना, I की जगह पर हम इसको पुट करते हैं, तो V और गुणे और I का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा ना। यहाँ पर देख सकते हैं I का मान V/R हो जाएगा। तो यहाँ पर V/R हम कर देंगे यानी V²/R हो जाएगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, V² यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बल के लिए आपका जो है निम्नलिखित में आपसे पूछा जाता है कि कौन सही है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Q
इंटू भी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि बहुत से लोग जो है ये भी कंफ्यूज करता है कि ये, तो यहाँ पर देखिएगा कि गतिशील आवेश पर जो बल के लिए आपसे पूछा जाएगा ना, तो पहले भी आएगा उसके बाद भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, यहाँ पर देखिए बहुत समझने वाली बात है कि सिर्फ आपको प्रतिरोध बोला जाता है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। 13वां नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कॉस फाई इसका फॉर्मूला होता है, कॉस फाई बराबर आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है आर स्क्वायर प्लस 1 में डब्ल्यू सी, ठीक है ना, सॉरी डब्ल्यू एल और माइनस जो है आपका डब्ल्यू सी होता है। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ प्रतिरोध के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिरोध के लिए बोला जा रहा है, तो आपका यहाँ पर डब्ल्यू एल माइनस जो डब्ल्यू सी जो है 1 में, तो वो नहीं होगा, यानी आपका जो है ये तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये तो आपका कट गया, यानी ये पूरा कितना हो गया 0 हो गया। आपको सिर्फ प्रतिरोध के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर और बट्टा में यहाँ पर तो ये 0 हो गया और आर का यहाँ से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा आर। ये देखिए सकते हैं कि रूट में से आर का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं तो ये आर का रूट को जो है वो कैंसिल कर देता है, तो यानी आर बच जाएगा। आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा इसका 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर जो है डब्ल्यू स्क्वायर और इंटू एल स्क्वायर कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है, ठीक है ना। तो 14वां नंबर प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है। तो 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिखर धारा का मान बटा में √2 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो मैं लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है 15वां नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई जो है LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है करेक्ट है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर समझते हैं कि एक मैग्नेट है यहाँ पर आपको बनाएगा, देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है और इसकी टोटल लंबाई जो होता है, टोटल जो लंबाई लेंथ जो है उसको हम बेसिकली LG से डिनोट करते हैं। पहली बात यहाँ पर अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि एक मैग्नेट ये आपका यहाँ पर एक मैग्नेट हो गया, ठीक है, एक मैग्नेट हो गया और इसकी जो टोटल लंबाई है ना, इसको हम टोटल लंबाई को LG से डिनोट करते हैं और इसको ठीक है ना, और ऊपर में आपका LM हो गया। यहाँ पर आपका क्लियर है। अब देखिए कि LM बराबर बेसिकली फार्मूला क्या होता है ना कि 0.82 LG होता है। LM बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, LM बराबर 0.82 आपका LG होता है। आपसे यहाँ पर क्या है कि आपको सब जो है LG में आपको ऑप्शन दे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर LG बराबर, तो हम LG यहाँ पर निकाले ना, LG अगर यहाँ से हम निकाले तो LG देखिए LG बराबर क्या आ जाएगा कि LM और बट्टा में आपका 0.82 आ जाएगा, ये है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये चला जाएगा ऊपर में, यानी आपका सिर्फ वहाँ पर बच जाएगा, सॉरी 82 नहीं 85 होगा, ठीक है ना, 85 होगा। तो इसको जो है हम 82 होगा, सॉरी 82 ही होगा, तो इसको हम ऊपर करेंगे और नीचे में आ जाएगा आपका 100 और 100 से इसको कैंसिल कर देंगे ना, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 6/5 LM। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि 16 नंबर प्रश्न, यदि BH पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आपका जो यहाँ पर नमन कोण, ठीक है ना, नमन कोण की पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना BH अपॉन जो है cos फाई, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है। चुंबकन क्या है, तीव्रता की इकाई है। 17 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, चुंबक जो है वो तीव्रता की यूनिट है, सॉरी तीव्रता की इकाई है। तो यहाँ पर इसका 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए एम्पियर पर मीटर है, ठीक है ना, एम्पियर यानी AM इनवर्स दिया गया है, तो एम्पियर पर मीटर है। अब
देखिए एम्पियर पर मीटर कैसे आता है ना, ये बात आपका जो है मेन हो जाता है। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि आई बराबर जो फार्मूला होता है एम अपॉन वी होता है। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, एम अपॉन वी होता है, ठीक है, एम अपॉन वी होता है। अब देखिए कि एम अपन भी होता है ना, अब एम का जो यूनिट है ना, एम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ए एम स्क्वायर होता है, और भी का जो यूनिट यहाँ पर से हो जाएगा आपका मीटर क्यू हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों से दोनों कैंसिल आउट करेगा तो आपका एम्पियर पर मीटर आएगा कि नहीं, एम्पियर पर मीटर आएगा, यानी एम इनवर्स आ जाएगा, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर 18वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं। चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो एक क्षैतिज तल है। चुंबकीय यामोत्तर क्या है, एक क्षैतिज तल है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समय ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, 19वां नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1+d/f, ठीक है, 1+d/f। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपसे बोला जा रहा है कि ये जो सामान्य संयोजन में जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता आपसे पूछा जाता है, तो मैंने किया ऑप्शन ए क्लिक। अब देखिए बहुत से लोग जो है d/f पर क्लिक करते हैं, d/f। अब देखिए वो क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। जब जो है आपका इमेज जो है डी पर बनता है ना, उसकी डी पर बनता है, तब आपका जो है फार्मूला यहाँ पर जो है सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट पर बनेगा ना तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट दैट मीन्स अनंत पे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी जो है लगभग कितना होता है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है। तो 20वां नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना 25 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम डिस्टेंस आपको जो है अल्पतम दूरी नहीं पूछा गया, फोकस दूरी, फोकस बहुत कम होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर यही नहीं जो क्वेश्चन देखिएगा डायरेक्ट भाई 25 सेंटीमीटर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 सर्पिकृत उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अपना प्रश्न, ठीक है ना। तो 2 सर्पिकृत उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 उत्तल लेंस आपको मिलाना है, तो 2 उत्तल लेंस को हम मिला देंगे, 2 उत्तल लेंस को हम मिला देंगे ना, तो क्या होगा ना कि हमारा उत्तल ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जैसे अगर 2 उत्तल और एक अवतल, एक उत्तल और एक अवतल को मिलाएंगे तो जिसका फोकस दूरी कम होगा ना, जिसका फोकस दूरी कम होगा वही उसका लेंस होता है, ठीक है ना, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल। अगर उत्तल अवतल मिलता है, फोकस दूरी उत्तल का कम है तो उत्तल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल अवतल मिलता है और अवतल का फोकस दूरी कम है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है ना। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए वो प्रश्न आ गया कि अल्पतम दूरी वाला। देखिए सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम यानी जो है कम दूरी, अल्पतम दूरी, तो वो 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन डी इसका जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम आपको पूछा जाएगा अधिकतम दूरी क्या होता है, तो वो इनफाइनाइट होता है अनंत पर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी घटना सही है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। इंद्रधनुष के लिए वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश के लिए ना कांच का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक आपको अधिक पूछा गया ना, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए इससे आपसे जो है कम पूछा जाएगा तो कम के लिए हम लाल पर क्लिक कर देंगे और अधिक के लिए हम बैगनी पर क्लिक कर दिया, कम के लिए लाल का। अब देखिए जैसा आपका यह अपवर्तनांक है ना, सेम आपका जो है प्रकीर्णन पर पूछा जाएगा ना, स्कैटरिंग पे, तो कम होता है लाल का और ज़्यादा होता है बैगनी का वहाँ पर, ठीक है ना। और वेवलेंथ उसका अपोजिट कर दीजिए, कम बैगनी का, लाल हो जाएगा ज़्यादा आपका वेवलेंथ के लिए यानी तरंगदैर्ध्य के लिए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक और प्रकीर्णन के लिए दोनों सेम याद रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा बैगनी के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए
पथांतर होता है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, तो वो होता है आपका 2n+1 आपका जो है लेमडा अपॉन 2, ठीक है ना। यानी ऑप्शन जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप जो याद कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करती है, ठीक है ना, पुष्टि करता है। तो 28 का जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीकरण, यानी कहने का मतलब पोलराइजेशन। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि जो करता है वो पोलराइजेशन ही करता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश और साउंड में हम कैसे क्लियर करते हैं, तो अब वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ना, हम ध्रुवन से जो है उसकी घटना को हम जो है पुष्टि करते हैं ना, बेसिक बात समझिएगा। तो ये प्रकाश जो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, हम पुष्टि करते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण से, यानी पोलराइजेशन से, सॉरी साउंड में नहीं। तो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ये हम पुष्टि कर सकते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण से, यानी कहने का मतलब पोलराइजेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा वहां पर कि अनुदैर्ध्य और प्रकाश के अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में हम कैसे जो है अंतर स्पष्ट करते हैं, तो ध्रुवीकरण से करते हैं, पोलराइजेशन से करते हैं। उसके बाद आपका 29 का क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से ना प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, किनारों से मुड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का कार्यफलन क्या होता है, चांदी का कार्यफलन क्या होता है, तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 30 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चांदी का कार्यफलन क्या होता है, तो 4.7 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक का मान जो होता है ना वो होता है आपका 6.626 × 10⁻34 JS, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है फोटोन की गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन की गतिक द्रव्यमान क्या होता है, फोटोन का यानी फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है H/c लैम्डा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी जो है पराबैंगनी परिसर में है। पराबैंगनी परिसर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन श्रेणी जो है पराबैंगनी परिसर में है, पैराबैंगनी परिसर में है कौन सी श्रेणी, तो वो है आपका लाइमन श्रेणी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि मैं बात बता देता हूँ कि अगर आप जो आपको मार्केट में मॉडल पेपर मिलता है जिसमें आपको जो है लगभग 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है, वो उसका भी आपसे जो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त नहीं है। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परमाणविक घटना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका बीटा है, बीटा किरण है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो है आपका हीलियम नाभिक होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेसी एंटीना, अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटि होती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। प्रेसी एंटीना की परास डी टीवी प्रेशन टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या होगा, तो इसका जो है 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, d बराबर जो है √2HR, इसको आप जो है याद कर लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, तो वो होती है आपका -13.6 EV, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तब अर्धचालक की जो चालकता होती है ना वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, इंक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो पहले आपको और गेट याद रहना चाहिए। तो और गेट का जो अगर बात करें ना तो क्या होता है कि y बराबर a प्लस बी, और इस पर हम रेकरिंग दे देते हैं ना, y रेखा जिसको कहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नॉर गेट का, यानी ऑप्शन सी जो है अगर नॉर गेट के लिए देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर और गेट के लिए बोला जाता तो हम सिर्फ प्लस वाला पर क्लिक करते, और रेकरिंग यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आप जो है एन डी के लिए आप जो है आप एंड के लिए और एन डी के लिए आप जो है एन डी के लिए और एन डी के लिए आप जो है ये इसको टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि अर्ध तरंगी दिष्टकरण में 50 HZ के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है, ठीक है ना। तो 50 HZ के लिए, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अर्ध तरंगी के लिए बोला गया है ना, तो अर्ध तरंगी के लिए अगर बोला जाए ना तो आपका जितना HZ दिया गया, जितना हर्ट्ज दिया जाएगा उसका वही आंसर हो जाएगा। यानी 50 HZ के लिए बोला गया है तो 50 Z। अब देखिए कि यहाँ पर अर्ध तरंगी नहीं बोल के पूर्ण तरंगी बोल दिया जाए, पूर्ण बोल दिया जाए, तो पूर्ण के लिए क्या है ना, ये जो आपका जितना भी हर्ट्ज दिया गया है उसका डबल कर देंगे। डबल कर देने का मतलब 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर उस समय के लिए 100 HZ हो जाता। कब? जब अगर यहाँ पर पूर्ण बोलता है, यहाँ पर अर्ध बोलता है तो 50 HZ पर हम जो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विधारी संख्या 1110 का जो है दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन होगा, दशमिक संख्या इसमें से कौन होगा। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसके संख्या का काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 × 2 to the power 4 प्लस 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस और 0 × 2 to the power क्या 0। अब देखिए कि इसको हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और प्लस इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और इसको करेंगे तो 2 और यहाँ पर से आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना, सॉरी 0। तो इस सबको हम एक बार जो है इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। 16 8 24, 24 और 4 जो हो जाता है 28, 28 और 2 30 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको जो है ये द्विधारी संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से जो है तैयारी करके जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, कूलम में है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एप्सिलॉन आर के बराबर है, एप्सिलॉन आर के बराबर क्या है, 44 का यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का बराबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8.854 × 10⁻12 c²/Nm², ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी जो है 44 का जो है ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए पहली बात तो समझिए कि यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में यहाँ नहीं होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, सीएम, ठीक है ना, सीएम होना चाहिए। यहाँ पर कुलम है सी, ठीक है ना, तो कुलम मीटर होना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि डिवाइस से कुलम में मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुलम मीटर में होना चाहिए। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, सीएम होगा, लेकिन सीएम यहाँ पर सी कैपिटल होता है, डेट मीन्स ये कुलम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर सीएम सेंटीमीटर नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता आपसे बोला जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ इस 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, C/2। अब देखिए C/2 कैसे होगा, C/2 कैसे होगा, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, फिगर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर आप देख सकते हैं कि कुछ किस इस प्रकार से बनाया गया है कि ये दोनों यहाँ पर जो है ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर जो सर्किट जो है लघु पतन है, लघु पतन समझ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर देखिए ये तो खत्म हो जाएगा और ये जो है डायरेक्ट मिल जाएगा, इससे डायरेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 1/c और प्लस 1/c, और जब इसका जो हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर c और 2/c, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट अगर देखें तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/c, और इसको जो है c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/2, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C/2, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 47 का यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी 10⁻³ MA मिली एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संबंध जो है यहाँ पर भी जो है सही है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा धारा घनत्व बराबर IA होता है, ठीक है ना, धारा घनत्व बराबर, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका 49वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध यहाँ पर सही है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा,
ठीक है। तो आर बराबर जो है रॉयल और प्लस जो है आपका ए हो जाएगा, सॉरी अपॉन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 50वां नंबर प्रश्न है कि चित्र में आई का मान होगा। चित्र में आई का मान क्या होगा? चित्र में आई का मान क्या होगा? यहाँ पर देख सकता है कि ये 10 इधर से जा रहा है 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर जो है इधर से जा रहा है, और 20 एम्पियर जो है इधर से आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ये आपका जो है बीजगणितीय योग पर बनेगा, ठीक है ना। सबको ऐड कर दीजिए ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, 40 एम्पियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभव मापी में निम्नलिखित में कौन विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो वो आपका जो है सेल का ईएमएफ मापा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 kWh बराबर होता है। 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 kWh बराबर जो होता है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 1 टेस्ला बराबर जो है आपका वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, यानी आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई होता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है? तो वो होता है आपका फाई बराबर जो होता है बी डॉट, ठीक है, बी डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर देखिए क्रॉस पर आप जो क्रॉस करते हैं तो वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है c = 1/μ0 और × ε0 हो जाता है, ठीक है, √अंडर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा होता है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कहने का मतलब E = hv। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपको रिपीट भी होता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में यहाँ पर देख सकते हैं 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे द्विधारी संख्या पर आप बनाकर देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका जो है ए आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 × 2⁻2 + 1 × 2⁻1 + 1 × 2⁻0, ठीक है ना। तो ऐसे हम करते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ पर इसका आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 4, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर से आ जाएगा 1, तो यानी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका 0 + 0 = 0, ये तो सही है, ठीक है ना। 0 + 0 = 0 होगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 1 + 0 + 1 बराबर जो है आपका 1 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। और 1 + 0 = 1 जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 + 1 बराबर जो है आपका 0 होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, ठीक है ना, 1 दिया गया है, सॉरी 2 होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है द्विधारी योग के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब इसका जो है कि किस प्रकार से वो हो जाएगा, किस में जो है लपेटा गया ज़्यादा, तो ठीक है ना। तो 60 नंबर प्रश्न का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2 बड़ा होगा N1 से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बामर श्रेणी, ठीक है ना। तो ये अगर आप पहले वाला भी मॉडल सेट देखिएगा जो आपको मार्केट में मिलता है, वो भी अगर आप देखिएगा ना, जिसमें 42 क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है। चाहे जितने भी मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन लाया हूँ उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, ठीक है, उत्तल लेंस की। तो P बराबर बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। ये आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, P बराबर 1/f होती है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है 1 मीटर है ना इसकी फोकस दूरी, तो 1/1 हो जाएगा ना, 1/1 बराबर क्या आ जाएगा? एक ही डायप्टर आ जाएगा ना, तो एक ही डायप्टर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक डायप्टर, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी एफ नॉट बड़ा होगा छोटा होगा आपका एफ ई से। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? नहीं बदलता है, ठीक है ना। बदलता कौन कौन है और नहीं बदलता है? देखिए बदलता है आपका इसकी तीव्रता जो है बदल जाता है, इसका वेग जो है बदल जाता है, इसका वेव लेंथ भी बदल जाता है, यानी इंटेंसिटी, वेलोसिटी और वेव लेंथ जो है ये तीनों का तीनों चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है यानी आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति। आपसे यही पूछा जा रहा है ना कि भौतिक राशि कौन नहीं बदलता है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है ना, नहीं बदलता रिफ्रैक्शन में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग v है, ठीक है ना, v है यहाँ पर, a जो है एयर है और w जो है यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। तो प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग जो है v है, तब जो है किस प्रकार से इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका va जो है बड़ा होगा आपका v से, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ज़्यादा होगा आपका उस एयर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के लिए क्रांति कोण होता है? जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? जल के लिए क्रांति कोण जो होता है आपका 48.75 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 68वां नंबर प्रश्न कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है? तो वो होता है आपका 5/2n पाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपका जो है इस 69 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, इसकी फोकस दूरी कितना होता है? तो ये इसका आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 0, अनंत, 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री ये सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फुल एक्सप्लेन करके मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।